जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। और इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है वो दरअसल पड़ोसी देश से, मित्र देश से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब पड़ोसी देश में भी कुछ गलत होता है तो भारत उसका पुरजोर विरोध करता है। नेपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुदर्शन न्यूज ने एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट के बाद नेपाली प्रशासन हरकत में आ गया है। यानी ये जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो हमारी ही खबर का बड़ा असर है कि नेपाल प्रशासन को जागरूक होना पड़ा है, हरकत में आना पड़ा है। दरअसल आपको याद होगा कि हमने आपके सामने वो रिपोर्ट रखी थी कि किस तरीके से यहां पर जेनजी का आंदोलन और इस आंदोलन के बीच अभी 2 दिन पहले हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसमें राजा लाओ देश बचाओ के नारे तो लग रहे थे, लेकिन इन सब के बीच काली टी शर्ट पहने हुए कुछ संदिग्ध नजर आए थे। टीओबी लिखा हुआ था इनकी टी शर्ट पर और टीओबी गैंग से जुड़ा वो युवक जो पिस्टल लहराते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल पुलिस ने काठमांडू जिले में छापेमारी करते हुए इस आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि काठमांडू जिला प्रहरी कार्यालय ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। ये वही वीडियो था जो सुदर्शन न्यूज पर चलने के बाद नेपाल में सनसनी फैल गई थी। वीडियो में आरोपी खुलेआम हथियार लहराता हुआ दिख रहा था, जिसके बाद नेपाल सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। नेपाल प्रशासन अब आरोपी से पूछताछ कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि टीओबी गैंग के नेपाल में और कितने सदस्य सक्रिय हैं, उनके भारत से आखिर क्या कनेक्शन है, ये भारत विरोधी तत्व किस तरह से भारत में नेपाल की धरती पर भारत के लिए खतरा बन रहे हैं। नेपाल पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से कई महत्वपूर्ण, कई अहम खुलासे होने की भी संभावना है। सुदर्शन की रिपोर्ट के असर से नेपाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि सुदर्शन सच दिखाता है, सुदर्शन राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ता है, सुदर्शन वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति और परंपरा है उसे समझता है। और यही वजह है कि जब पड़ोसी देश यानी हिंदू राष्ट्र नेपाल, जिसकी मांग जहां पर सबसे ज्यादा उठ रही है, उस देश में अगर देश विरोधी तत्व एक्टिव होते हैं और वो देश विरोधी तत्व भारत के लिए खतरा बन रहे हों तो सुदर्शन इस खबर को प्रमुखता से उठाता है। और उसकी वजह साफ साफ है कि भारत के प्रति नफरत रखने वाले, भारत विरोधी तत्वों के प्रति हम मुखरता से आवाज बुलंद करते हैं। हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और जब हम खबर दिखाते हैं तो दूसरे देशों को भी उस पर संज्ञान लेना पड़ता है। नेपाल में हमारी खबर का यह असर हुआ कि प्रशासन एक्शन मोड में आया और इस अराजक तत्व को यानी इस शख्स को जो खुलेआम आंदोलन के नाम पर पिस्टल लहरा रहा था उसे हिरासत में ले लिया गया है। और ये कहा जा रहा है नेपाल प्रशासन की तरफ से कि इसकी गिरफ्तारी से इससे कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो आने वाले समय में नेपाल में किस तरीके से अस्थिरता फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसके माध्यम से भारत को भी अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसका तमाम खुलासा इस शख्स के से पूछताछ से हो सकेगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी सुबोध इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुबोध, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हमने ये खबर दिखाई थी और हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। ये गिरफ्तारी कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगी ये साबित करने में, प्रमाणित करने में कि ये ऐसे तत्व हैं जो न केवल नेपाल को अस्थिर कर रहे हैं बल्कि नेपाल में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता है।
सुबोध। जी बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से ये टीओबी में ये तिब्बतियन बताए जाते हैं, जो कि इसको बोला जाता है तिब्बतियन ओल्ड ब्लड, है ना। तो इसी कारण से इसी के दायरे में आके इसको बताया जा रहा है कि हम पड़ोसी देश जैसे भारत को भी हम इसमें दोषी लाए और चाइना को भी, जबकि इस तरह की बात नहीं है। जबकि यूएसए की एजेंसी जो है, अमेरिकन एजेंसी के द्वारा इन लोगों को यहाँ पे उतारा गया है और अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। इस तरह से उस दिन हमरो राजा हमरो देश का नारा लग रहे थे, राजा लाओ देश बचाओ, उसमें ये संदिग्ध जो व्यक्ति है ये प्रवेश करने के मूड में थे। उसमें नेपाल प्रशासन की जो बताया जाए कि नेपाल प्रशासन ने जिस तरह से इस घटना को देखते हुए उस कार्यक्रम को रोका और फिर राष्ट्रवादी आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद में जो 2 दिन पहले की बात है, टिकटॉक पर एक ये वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें ये सिगरेट पीते हुए, सिगरेट की कस लेते हुए और पिस्टल पकड़ते हुए, लहराते हुए बाइक पर बैठ के जिस तरह बाइक तेजी से चलाते हुए जा रहे थे, जैसे वो वीडियो का हमारी नजर पड़ी तो इस वीडियो को हमने बहुत ही हमारे सुदर्शन न्यूज में प्राथमिकता देकर इसको चलाया और इसके चलाने के तुरंत बाद ही त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के जिला पुलिस कार्यालय ने उस छापेमारी किया गया। छापेमारी के दरमियान वो व्यक्ति जो है वो लामा जाति से आते हैं, जो कि पकड़कर उनसे और भी ज्यादा खुलासे होने अभी बाकी है। टीओबी गैंग का क्या मकसद था नेपाल में इस तरह का करने का, इससे बड़ा षड्यंत्र करने का, जबकि ये टीओबी गैंग वाले से ही अंदेशा जताया जा रहा है कि जेनजेड के जो युवा पीढ़ी है जिनका शहादत दिया है 75 और 77 के बीच में जो शहादत हुई है नेपाल में, उन लोगों ने भी अब कड़ी चिंता व्यक्त करी है कि ये जो दिखा गया था काला मास्क लगाए हुए, काला कपड़ा पहने हुए, वो व्यक्ति टीओबी गैंग से ही है और टीओबी गैंग का रहस्य खुलना अभी बाकी है। क्या किसी तरीके का इस्लामिक षड्यंत्र जिसकी सुगबुगाहट आ रही थी, कोई कनेक्शन निकलता हुआ नजर आया है? इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो काला ड्रेस है, हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं, जब तक इस्लामिक जो अभी फिलहाल की बात बता दें कि एक नेपाल में अभी कल की बात है, आज वो प्रेसित विज्ञप्ति जारी किए हैं लोग कि देश को हिंदू राष्ट्र में भी अब मुस्लिम जेनजेड का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जो कि नेपाल में अभी उस पे भी आंदोलन और इस पे भी वहाँ के नेपाली जो हिंदू है वो भड़क उठे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम युवक वहां पर अलग से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं ताकि हिंदू राष्ट्र को पुनः स्थापित नहीं किया जा सके, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल लावनी, आपको बता दें कि जिस तरह से वो काला ड्रेस वाले लोग हैं वो आईएसआई के एजेंट ही लग रहे हैं और ये अमेरिकी एजेंसियां बोले या विदेशी ताकत बोले, ये हमारे भारत और चीन को दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दोनों को बीच में मतभेद कराने का वो कार्य कर। अब रहा बात की जब नेपाल प्रशासन ने और जो संस्था है उसको गिरफ्तार किए हैं, उससे अभी और भी खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं जो न केवल नेपाल के लिए बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य से भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि नेपाल की जमीन से भारत को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि अभी सुबोध ने भी बताया, उसमें इनका बहुत खास हाथ हो सकता है। तो जांच जारी है, हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल नजर जरा बिहार की सियासत की तरफ अब लिए चलते हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली है। उनकी नई पारी यानी उनकी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल ने आने वाले चुनावों के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि तेज प्रताप खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। महुआ वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेज प्रताप यादव 2015 में पहली बार विधायक बने थे। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अब महुआ सीट पर मुकाबला सिर्फ आम चुनावी प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि यादव वोट बैंक में भी महत्वपूर्ण होगा।
जनशक्ति जनता दल की ओर से जारी सूची में कई नए और युवा चेहरे शामिल किए गए हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य युवाओं को राजनीति में नई दिशा देना और बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी आम जनता की आवाज बनेगी और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर काम करेगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि तेज प्रताप का यह कदम आरजेडी के लिए चुनौती साबित हो सकता है और बिहार के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। महुआ सीट पर तेज प्रताप का चुनावी मैदान में उतरना इस बात का संकेत है कि उनकी नई पार्टी अब गंभीर राजनीतिक कदम उठा रही है। पुराने समीकरणों को चुनौती देने के लिए भी पार्टी तैयार नजर आ रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि तेज प्रताप का यह कदम न केवल महुआ बल्कि पूरे यादव वोट बैंक में प्रभाव डालेगा। आरजेडी से अलग रास्ता चुनकर तेज प्रताप ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। उनके इस निर्णय के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज होने की संभावना है। जनशक्ति जनता दल ने यह भी संकेत दिया है कि उनकी पार्टी स्थानीय मुद्दों और जनहित के मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पार्टी का मानना है कि बिहार की जनता अब सिर्फ बड़े नेताओं के वायदों पर नहीं बल्कि सटीक और असरदार राजनीतिक एजेंडे पर वोट करेगी। इस तरह महुआ से चुनाव लड़ने का तेज प्रताप यादव का फैसला बिहार की राजनीति में नया समीकरण तैयार कर रहा है। आरजेडी और अन्य पार्टियों के लिए ये एक चुनौती बन सकती है, जबकि जनता के लिए ये एक नया विकल्प पेश करता है। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक रणनीति और उनकी नई पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट ने बिहार चुनावी राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। तो तेज प्रताप यादव एक चुनौती बनकर सामने आए हैं, लेकिन चुनौती आरजेडी के लिए कम होने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार के चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद आईआरसीटीसी होटल घोटाले और लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आज आरोप तय कर दिए। सवाल ये नहीं है कि आरोप क्या है, सवाल यह है कि क्या ये वही गरीबों का मसीहा है या फिर भ्रष्टाचार की तस्वीर। क्या जनता फिर इस परिवार को सत्ता की कुर्सी पर बैठाएगी या बिहार कहेगा कि बहुत हुआ लालू राज, अब चाहिए ईमानदार राज। राउज एवेन्यू की अदालत से निकला आज का फैसला बिहार की राजनीति के माथे पर गंभीर सवाल बनकर चिपक गया है। रेलवे में नौकरी के नाम पर जमीनें हड़पने का आरोप, आईआरसीटीसी के होटल टेंडर में घोटाले की गंध और अब चुनाव से ठीक पहले अदालत का ये फैसला कि हाँ, मामला गंभीर है, मुकदमा चलेगा, यानी सियासत के मंच पर फिर लौट आया है वही पुराना सवाल। क्या लालू परिवार ईमानदार राजनीति का चेहरा है या भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर? उधर महागठबंधन के खेमे में मचा हड़कंप सीट बंटवारे पर पहले ही सामने आ चुका है, पहले से ही जंग चल रही है और अब इस कोर्ट के फैसले ने तेजस्वी की कुर्सी की नींव हिलाकर रख दी है। कांग्रेस अब आरजेडी से कह रही है, जब दाग तुम्हारे हैं तो बराबरी की सीट हमारी क्यों ना हो। उधर वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां भी कह रही हैं कि अब नए चेहरों की जरूरत है, यानी बिहार के महागठबंधन में महाघमासान शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आज आई बड़ी खबर। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब्स मामले में
अभियोग तय हो गया है, यानी अब मुकदमा चलेगा और अदालत में तय होगा सियासत की विरासत या भ्रष्टाचार की इबारत। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर आरोप था कि होटल का ठेका दिलाने के बदले जमीन ली गई और नौकरियों के बदले पटना की उपजाऊ जमीनें हथियाई गई। सीबीआई और ईडी की चार्जशीट कहती है नौकरी के नाम पर खेल हुआ, सिस्टम के भीतर ही डील हुई। कहने को तो ये मामला पुराना है, पर वक्त ऐसा है कि हर सुनवाई अब चुनावी रणभूमि में गोला बारूद बन गई है। महागठबंधन के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल है। जहां एक तरफ सीट शेयरिंग की जंग जारी है, वहीं अब भ्रष्टाचार का दाग फिर से उभर आया है। आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर पहले ही ठनी हुई है। कांग्रेस मांग कर रही है कि बराबरी की हिस्सेदारी, लेकिन आरजेडी कह रही है हम सबसे बड़े हैं, फैसला हमारा होगा। अब कोर्ट का ये फैसला आरजेडी की बार्गेनिंग पावर को कमजोर कर सकता है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि अब बिहार की राजनीति नए चेहरे चाहती है। लेफ्ट दल भी अपने हिस्से की सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। मतलब साफ है, महागठबंधन की नाव चुनाव से पहले ही डगमगा रही है। उधर एनडीए ने इस मौके को लपक लिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लालू परिवार के लिए जेल का रास्ता पुराना है, पर जनता अब जवाब देगी। सवाल सीधा है, क्या बिहार के मतदाता फिर उसी परिवार पर भरोसा करेंगे जिस पर सत्ता के नाम पर सौदेबाजी करने का आरोप है, या फिर जनता अब साफ सुथरी राजनीति के साथ ही जाएगी और 20 सालों का इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। राउज एवेन्यू की ये कार्रवाई सिर्फ अदालत की कार्रवाई नहीं, ये बिहार के चुनावी रण क्षेत्र में रणनीतिक मोड़ है। अब देखना होगा कि लालू परिवार इस सियासी झटके को कैसे संभालता है, महागठबंधन किस दिशा में जाता है और जनता किसे देती है भ्रष्टाचार या बदलाव का जनादेश। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बिहार की जनता अब किसे चुनती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इधर असम की भी जरा बात कर ली जाए, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये दावा किया है कि इस पूर्वोत्तर राज्य के हिंदू अब प्रदेश की जनसंख्या का केवल 40% है, जो मुसलमानों के जितना ही है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि स्थानीय मुसलमानों के स्वाभाविक विकास के कारण नहीं, बल्कि देश में अवैध रूप से घुसाए घुसपैठियों के कारण है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश में मुस्लिम आबादी में हुई बढ़ोतरी पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये बढ़ोतरी केवल आंतरिक जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि इमिग्रेशन की वजह से भी हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी कि पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो के उद्देश्य से एक डेमोग्राफी मिशन का प्लान कर रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि असम पॉपुलेशन के बदलावों का बड़ा शिकार रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में मुस्लिम आबादी 39.5% यानी लगभग 40% तक पहुंच चुकी है, जबकि माजुली जिले में मुस्लिम जनसंख्या में 100% का इजाफा हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असमिया मुसलमानों और बाहरी मुसलमानों में फर्क है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। ये वृद्धि केवल देश के अंदर नहीं हुई, बल्कि विदेशी नागरिकों के आने से भी हुई है और इसी वजह से केंद्र सरकार एक जनसांख्यिकीय मिशन चलाना चाहती है, जिसका उद्देश्य पहचानना, हटाना और निर्वासित करना होगा। ये वही बातें हैं जो सुदर्शन न्यूज लगातार कहता आया है। सुदर्शन न्यूज लगातार ये कह रहा है कि अगर देश को बचाना है तो घुसपैठियों को बाहर करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इनकी पहचान की जाए और इन्हें देश से बाहर किया जाए। और आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हमारी बात पर ही मुहर लगाते हुए अपनी इस बात को घुसपैठियों के विरुद्ध, किस तरीके से घुसपैठियों ने डेमोग्राफी बदल दी है पूर्वोत्तर की, इस बात को प्रमाणित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि फॉर्मूला तय है, डिटेक्ट, डिलीट
और रिपोर्ट। जनमत में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से कश्मीरी मोहल्ले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई जिसने लव जिहाद के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले से निकली है एक ऐसी सच्चाई जो पूरी हिंदू समाज की आत्मा को झकझोर देगी। आरोप है कि समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता फरहान हुसैन, अपने आप को बहुत खास बताता है अखिलेश यादव का, इसी फरहान हुसैन ने नाबालिग 17 साल की हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया और फिर धार्मिक परिवर्तन यानी धर्मांतरण और शोषण करने की साजिश रची। परिजनों ने बताया कि फरहान ने लड़की से 2 बार घर से गहने और पैसे तक चोरी करवाए। नाबालिग घर में कुरान की आयतें, ताबीज और रोजे के फायदे की बातें करने लगी। सवाल है कि नाबालिग के दिमाग में क्या भरा जा रहा था। सवाल यह भी उठता है कि क्या ये एक अकेला मामला है या सपा के अंदर बैठे ऐसे जिहादी तत्व, फरहान जैसे जिहादी तत्वों का संगठित नेटवर्क चल रहा है। जिस पार्टी के नेता सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, उसी पार्टी का कार्यकर्ता अगर धर्मांतरण की साजिश में पकड़ा जाता है तो जवाब कौन देगा? क्या सपा बताएगी कि उसके कार्यकर्ता लखनऊ की गलियों में लव जिहाद का खेल क्यों खेल रहे हैं? सपा में जिहादियों का संगठित नेटवर्क चल रहा है, क्या अखिलेश यादव को इसकी भनक है? सपा में ही क्यों लव जिहाद के आरोपी मिल रहे हैं? नाबालिग हिंदू बच्चियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और समाजवादी पार्टी का ये कैसा सेकुलरिज्म है कि अब तक इस मामले के खुलासे के बावजूद भी फरहान पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले का खुलासा होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फरहान अकेला नहीं बल्कि सपा में कई ऐसे लव जिहादी तत्व मौजूद हैं जो संगठित रूप से हिंदू बच्चियों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और आइए इधर आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर की बात कर लेते हैं, जिन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर अपनी बात रखी। इससे पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी सुदर्शन न्यूज के मंच पर, जब प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने उनसे खुलकर बात की तो उन्होंने वो सच सामने रखा जिसे सुनकर पूरा देश चौंक गया। हाल ही में हुए सीजेआई जूता कांड के बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने अगले कदम और भविष्य की रणनीति को लेकर खुलासा किया। राकेश किशोर ने कहा कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का वो कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि वो न्याय व्यवस्था में सुधार और आम नागरिक की आवाज को अदालत तक पहुंचाने के लिए अपने मिशन पर कायम है। इस मौके पर हिंदू संगठनों के कई प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने राकेश किशोर का समर्थन किया। राजेंद्र नरूका ने उन्हें साफा पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि राकेश किशोर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश किशोर ने उन सवालों के भी जवाब दिए जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे थे। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्याय और सत्य की जीत है। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे साथ सीजीआई जूता कांड के वकील राकेश किशोर जी मौजूद हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ बीते दिनों, उसके बाद अब हर कोई यही जानने वाला है कि अब आपका आगे का प्लान क्या है, आप आगे क्या फैसला लेने वाले हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं केवल इतना कहूंगा कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, बहुत छोटा सा है। ये प्रोग्राम भी नहीं है, मेरा मन कर रहा है, अंतःकरण कह रहा है कि मैं खजुराहो मध्य प्रदेश जाऊं, उसी विष्णु की प्रतिमा जहां मैं 3-4 बार पहले भी जाके आंसू बहा चुका हूं, एक बार फिर जाऊं और वहां पर जाके प्रार्थना करूं। जैसा गवई साहब ने कहा है वैसा ही मैं मान के उसका
मेडिटेशन करूं, योग ध्यान योग कहलाता है, विपस्सना वो करूंगा और वहाँ 1-2 दिन रुक के जैसा मुझे अगला आदेश होगा परमात्मा का या सनातनी भाई बहनों का, अगर वो आ जाएंगे मेरा सहयोग देंगे तो मैं आगे का मैं नहीं सोचूंगा, परमात्मा ही निर्देश देगा, वैसा ही मैं करूंगा। मुझे कुछ मालूम नहीं है आगे क्या होगा। खजुराहो का क्या पूरा आपका प्लान है, एक बार आप विस्तार से बताना चाहेंगे? प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है बेटा, एक आप सब लोग इस बात को ध्यान रखो, मैं बहुत इस चीज को मानता हूं, आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। मुझे कल का भरोसा नहीं है क्या होगा, मैं 5 नवंबर की बात कैसे करूं, आप समझ के देखिए, मेरी दुविधा ही है। अच्छा, एक सवाल है, सोशल मीडिया पर आपकी बहुत नेगेटिव छवि जो है वो बनाई जा रही है, साथ ही जो जातिवाद जो संगठन है वो भी आपके विरोध में उतर रहे हैं, कई लोग आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको आप क्या एक लाइन में संदेश आप देना चाहते हैं? जब मेरी कोई छवि ही नहीं है तो मेरी कोई छवि खराब कर नहीं पाएगा, यही मेरी एक लाइन है। कोई छवि नहीं, इससे पहले कौन इस एक इनविजिबल से कैरेक्टर को, और मुझे कौन जानता था, मैं कुछ नहीं हूं ना कुछ था, पहले भी बहुत तुच्छ चीज हूं। वो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो चाहेंगे छवि खराब करो तो वो कर लेंगे, मैं उनका भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उनसे कोई मेरा द्वेष नहीं है, वो जो चाहें वो कर लें। अच्छा, और आपको पुलिस की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था मिली है, मैं जानना चाहूंगा? आपने भी देखा होगा पुलिस से नीचे कोई पुलिस ऑफिसर खड़े हुए हैं, और उसके बाद ठीक है भाई, मैंने सुदर्शन चैनल, मैंने बहुत से चैनलों में एक शेर पढ़ा है, आपको भी सुना दूं। फानूस बन के, फानूस मतलब शैंडलियर बन के, जिसकी हिफाजत हवा करे, मानी हवा भी उसकी हिफाजत कर रही है, सुरक्षा कर रही है, वो चिराग क्या बुझेगा जिसे रोशन खुदा करे। तो ये जो चिराग जलाया है, ये जो मशाल मेरे हाथ में है, इसकी रक्षा भगवान ही कर रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं कोई कर सकता। आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। देखिए, ये देश स्वतंत्र देश है और इस देश में करोड़ों सनातनी रहते हैं, सोए हुए हैं, मरे नहीं है। यदि किसी पार्टी ने या किसी संगठन ने डॉक्टर राकेश किशोर की तरफ उंगली उठाई ना, तो वो उंगली उठाने से पहले उस व्यक्ति को जो जिस भाषा में समझेगा उसे समझा दिया जाएगा। हम रामराज मिशन से हैं और रामराज मिशन की जिम्मेदारी है कि देश के अंदर न्याय का राज्य रहे, और न्याय की ये पहली प्रक्रिया है कि इन्होंने जो कुछ किया इनके खिलाफ केस दर्ज करो ना, ये अपना पक्ष रख देंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको सस्पेंड कर दिया और इन्हीं की पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हीं को सस्पेंड कर रही है। रही बात धमकियों की, भाई धमकी वमकियों से यदि ये डर थे तो वहां सीजेआई के सामने ये नाप नहीं बताते जूते की, इसलिए धमकी वमकियों से न ये डरते हैं ना हम डरने देंगे। कोई भी व्यक्ति यदि मन में ये गुबार रखता है कि डॉक्टर राकेश किशोर जी को कहीं कुछ चोट पहुंचा देगा, चाहे इनके मान की चोट या इनके शारीरिक चोट या मानसिक चोट, तो वो इस गुबार को निकाल दे, क्योंकि पूरे देश का रामराज्य मिशन इनके साथ है। साथ ही साथ हर सनातनी, भले ही वो सोया हुआ है, वो भी जाग जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को जनता का मत समझना चाहिए और जन भावना को समझते हुए अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। जो राकेश किशोर जी को इस समय टारगेट कर रहा है, वो राकेश किशोर जी को टारगेट नहीं कर रहा, वो भगवान विष्णु को और सनातन संस्कृति को टारगेट कर रहा है। और क्या ये सारे की सारे भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, हनुमान जी को पूजने वाले लोग सोते सोते मर ही जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इनका। और आज हम आए हैं, केसरिया पगड़ी उनके सिर पे बांध दी गई है। अब जिसको लगता है कि उनको चोट पहुंचाएगा, वो खुलेआम पहुंचाने का प्रयास कर ले। वो एक दलित एडवोकेट हैं और हमारी जिम्मेदारी वैसी ही है जैसी राम के टाइम भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खा लिए, वानर बालुओं की सेना लेकर के उन्होंने आक्रमण करके रावण को दंड दिया। यहां भी सेम वैसी ही है, सुग्रीव और बाली जैसी कहानी है। राम बाण सुग्रीव के साथ था और रामराज मिशन डॉक्टर राकेश किशोर जी के साथ। इधर मुंबई से अगली खबर ले रहे हैं, जहां मुंबई से सटे नाला सोपारा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल 2 की टीम ने नाइजीरियाई नागरिक कार्लो बोर्से को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 214 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 42,80,000 रुपए बताई जा रही है। अमली पदार्थ विरोधी कक्ष 2 की टीम नाला सोपारा पूर्व के प्रगति नगर इलाके में गश्त पर थी, तभी टीम को 90 फीट रोड पर संदिग्ध रूप से खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी में उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशा बरामद हुआ।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तुलिंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी नाइजीरिया के उमाइया इलाके का रहने वाला है और बीते कुछ समय से नाला सुपारा में रह रहा था। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक और डीसीपी संदीप डोईफोडे के मार्गदर्शन में की गई। इधर उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से आज ठाणे में धड़क मोर्चा का आयोजन किया गया। यह मोर्चा ठाणे के गडकरी रंगायतन से निकलकर ठाणे महानगर पालिका तक पहुंचा। इस दौरान सभा में कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व सांसद राजन विचारे, राष्ट्रवादी नेता जितेंद्र आव्हाड, सांसद संजय दीना पाटिल, पूर्व मंत्री भास्कर जाधव, मनसे ठाणे अध्यक्ष अविनाश जाधव और कांग्रेस ठाणे जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान शामिल थे। सभा में बोलते हुए पूर्व मंत्री भास्कर जाधव ने राज्य सरकार और ठाणे महानगर पालिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पालिका में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी अधिवेशन में वो इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। इधर मथुरा से भी खबर ले लेते हैं, जहां एसओजी टीम और थाना मगोरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 7 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए नकद, चोरी किए गए पाइप, भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद किए। पकड़े गए बदमाश प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत चल रही गंगा जल परियोजना में इस्तेमाल होने वाली पाइपलाइन से पाइप चोरी करके सस्ते दामों में बेचा करते थे और रकम आपस में बांट लेते थे। मुठभेड़ में घायल बदमाशों की पहचान कुरसेद उर्फ धोनू, सोराब उर्फ राजा, आरिफ और तौफीक के रूप में हुई है। इनके अलावा भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा की नकदी, 4 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 6 खोखे और 1 चोरी की स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की है। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी बात कर लेते हैं। तो इजराइल की हम बात करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें संसद के विशेष सत्र के दौरान इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने की घोषणा की। ये सम्मान किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जाने वाला पहला सम्मान है। संसद में मौजूद सभी सांसदों ने खड़े होकर ट्रंप का स्वागत किया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें सम्मानित किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि आपके नेतृत्व में ही शांति आएगी और आप दुनिया को बदलने वाले नेता हैं। मैंने कभी किसी को इतनी तेजी, निर्णायक और दृढ़ता के साथ दुनिया बदलते हुए नहीं देखा है, जैसा कि हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल का सबसे बड़ा मित्र है और उनके प्रयासों से क्षेत्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की भी सराहना की, जो बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया। नेतन्याहू ने इसे सबसे उपयुक्त नाम बताया और कहा कि आधी रात के तुरंत बाद अभियान ने दुश्मनों को प्रभावी तरीके से निशाना बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में शांति अब्राहम समझौते जैसे तेजी से लोगों की सोच और उम्मीदों से आगे आएगी। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों को याद किया और भावुक होते हुए कहा कि उन हमलों में हमारे बच्चों को हमने खो दिया, लेकिन साहस और बलिदान ने इजराइल को जिंदा रखा। उन्होंने कहा कि उन नायकों की वजह से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और शांति हासिल करेगा। इस बीच गजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद भी स्थानीय झड़पें हुई हैं। सुरक्षा बलों के अभियान में हमास के 32 सदस्य मारे गए,
जबकि हमास की ओर से 6 कर्मी मारे गए हैं। यह घटना यह दिखाती है कि युद्ध विराम लागू होने के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रंप ने इजराइल की यात्रा के दौरान रिहा किए गए बंधकों से मुलाकात की और उनकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से गजा में शांति प्रक्रिया को गति दी जा रही है।